गुड डे स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं डॉक्टर मैना निर्वाण आपका स्वागत करती हूँ। बीए थर्ड ईयर का ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक हमारा चल रहा है, भारत चीन संबंध। आज हम भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारत और चीन के जो स्वर्णिम युग और विवाद के बिंदुओं पर चर्चा की और हमने देखा 1954 तक आते आते भारत और चीन के संबंध काफ़ी बिगड़ने लगे थे। आज हम उससे आगे संघर्ष काल 1959 से 1962 तक का अध्ययन करेंगे। तिब्बत विद्रोह और दलाई लामा शरण से उत्पन्न तनाव की परिणति 1962 के चीन के आक्रमण के रूप में भारत को झेलनी पड़ी। 1959 से 62 का युग बढ़ते हुए विवादों, विशेषकर सीमा विवाद का युग रहा और यह एक तरह से युद्ध का युग भी रहा। तिब्बत विद्रोह को चीन ने भारत की साम्राज्यवादी ताकतों से मिली भगत तथा विस्तारवादी नीतियों का परिणाम बताया। भारत ने इसका पुरजोर खंडन किया। इसी समय चीन ने सीमा क्षेत्र को लेकर भारत पर आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए। भारत चीन सीमाओं का आकलन 3 स्थानों से किया जा सकता है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक संधियों, परंपराओं तथा प्रशासनिक प्रबंधों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये सीमा निर्धारण के 3 क्षेत्र है। पहला, पश्चिमी सीमा निर्धारण। पश्चिमी क्षेत्र की सीमा का निर्धारण 1684 की लद्दाख तिब्बत संधि द्वारा किया गया और 1842 की कश्मीर तिब्बत संधि द्वारा पुनः तय की गई। मध्य क्षेत्र की सीमा का निर्धारण तिब्बत तथा चीन के मध्य संधि पर आधारित है, जिसे भारत ने चीन के साथ 29 अप्रैल 1954 में हुए समझौते में स्वीकार किया। पूर्वी सीमा का निर्धारण, जिसे नेफा क्षेत्र भी कहते हैं, इस क्षेत्र का निर्धारण 1914 में चीन व अंग्रेजों के मध्य हुए शिमला सम्मेलन द्वारा तय किया गया था। इस रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य क्षेत्र में भारत ने अपने अधिकार छोड़ दिए, अतः भारत और चीन के मध्य विवादों का विषय पूर्व और पश्चिमी सीमा बनी रही, जो 1950 से अब तक निरंतर विवाद का बिंदु बना हुआ है और यह क्षेत्र निरंतर विवादित क्षेत्र ही रहा है। इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश या क्षेत्र आते हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश का नेफा क्षेत्र, त्वांग, जिसे त्वांग क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है सिक्किम का चुंबकीय सुई क्षेत्र। तीसरा जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र और चौथा है पीओके यानी अस्काई चीन क्षेत्र। भारत और चीन के मध्य ये क्षेत्र विवाद के मुख्य बिंदु रहे हैं और समय समय पर चीन इन क्षेत्रों के कई
भूभागों पर अपना दावा जताता रहा है। 1958-59 के वर्षों में चीन ने भारतीय सीमाओं में घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1962 में बड़े पैमाने पर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम भी कर दिया। ये युद्ध विराम पूरी तरह एक तरफा ही रहा। इस आक्रमण व युद्ध विराम के कुछ उद्देश्य रहे जो चीन की नीतियों को दर्शाते हैं। ये उद्देश्य चीन के ये रहे, पहला, भारत की निर्बलता सिद्ध कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसे अपमानित करना। दूसरा उद्देश्य इस युद्ध का चीन का ये रहा कि चीन की आर्थिक व राजनीतिक प्रणाली की सर्वोच्चता सिद्ध करना। और तीसरा उद्देश्य था गुटनिरपेक्ष नीति को असफल सिद्ध करना, जो भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आयाम अब तक रही है। युद्धोपरांत समझौते हेतु अफ्रो एशिया के 6 देशों ने, जिनमें बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, मिस्र, घाना एवं इंडोनेशिया शामिल था, इन 6 देशों ने 10-12 दिसंबर 1962 को कोलंबो में एक सम्मेलन का आयोजन किया और भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने हेतु निम्न सुझाव दिए। इन राष्ट्रों द्वारा पहला सुझाव ये दिया गया कि दोनों देशों की सीमाएं वर्तमान सीमा से 20 किलोमीटर पीछे तक अपनी अपनी सैनिक चौकियां हटा ले। इस सम्मेलन का पहला सुझाव ये था कि वर्तमान नियंत्रण रेखा को विवाद समाधान का आधार माना जाए। इन राष्ट्रों ने सम्मेलन द्वारा सीमा विवाद हेतु सुझाए गए सुझावों में से पहला सुझाव ये दिया कि वर्तमान नियंत्रण रेखा को विवाद समाधान का आधार माना जाए। पश्चिमी क्षेत्र के संदर्भ में इन्होंने 3 सुझाव रखे। पहला, दोनों सीमाएं वर्तमान सीमा से 20 किलोमीटर पीछे तक अपनी अपनी सैनिक चौकियां हटा ले। दूसरा, भारतीय सरकार से अपनी वर्तमान सैनिक स्थिति को बनाए रखने की प्रार्थना इन राष्ट्रों ने की। और पश्चिमी सीमा विवाद को सुलझाने हेतु इन राष्ट्रों का तीसरा सुझाव था समस्या समाधान तक चीन द्वारा खाली किए गए क्षेत्र को विसैन्यकृत रखना तथा इसका निरीक्षण दोनों देशों के असैनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित रहा। इन राष्ट्रों का तीसरा सुझाव पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में था, जो कि ये था कि पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा मान लिया जाए और बचे हुए विवादास्पद विषयों पर दोनों देश परस्पर बातचीत करके इसका हल निकाले। चौथा सुझाव इन्होंने ये दिया कि मध्य क्षेत्र में दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे। इन राष्ट्रों के द्वारा दिए गए इन प्रस्तावों को दोनों देशों ने मान लिया। चीन के कब्जे में गए क्षेत्र का हल भविष्य में बातचीत के माध्यम से हल करने की संभावनाओं पर छोड़ दिया और यही
जो बिंदु है वह वर्तमान में भी भारत और चीन के मध्य विवाद का विषय बनता रहा है और समय समय पर चीन इन क्षेत्रों पर अपना दावा जताते हुए यहाँ सैनिक घुसपैठ करता रहा है और अभी भी चीन यही कहता है कि इन क्षेत्रों के सीमा विवाद को आने वाली पीढ़ियों के लिए हल हेतु छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके पीछे चीन का एक गहरा मंतव्य है जो कि अत्यंत खतरनाक भारत के लिए साबित हो सकता है। इस युद्ध के परिणाम क्या रहे? जैसा कि हमने देखा, इस युद्ध को करने के पीछे चीन की सोची समझी रणनीति रही और यह युद्ध भारत के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक और अपमानजनक युद्ध रहा। भारत के लिए इस चीन के क्या मायने थे, क्या परिणाम निकले, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत चीन के मध्य इस युद्ध के बाद में संबंध समाप्त हो गए तथा भारत का बड़ा भूभाग चीन के कब्जे में चला गया। दूसरा परिणाम यह रहा कि इस युद्ध के बाद में पाकिस्तान और चीन के संबंध मजबूत होने लगे और पाकिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर चीन हमेशा भारत की घेराबंदी का प्रयास करता रहा है और यह जो इनका गठबंधन है वह भारत के लिए एक खतरनाक स्थिति है। इस युद्ध का तीसरा परिणाम यह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की गरिमा और गुटनिरपेक्षता की नीति को गहरा आघात पहुंचा। भारत एक असफल विदेश नीति या भारत की विदेश नीति एक असफल विदेश नीति के रूप में सामने आई और भारत को गहरा अपमान इस युद्ध के कारण झेलना पड़ा। इस युद्ध का चौथा परिणाम यह रहा कि भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद के स्थान पर अब व्यावहारिकता पर बल दिया जाने लगा। अब तक भारत पंचशीलता के सिद्धांत को लेकर जो हिंद चीनी भाई भाई का नारा लगाता रहा और एक आदर्श और काल्पनिक दुनिया में था, अब वह व्यवहारिक धरातल पर आकर विदेश नीति का निर्धारण करने लगा। इस युद्ध का छठा परिणाम यह रहा कि पाश्चात्य देशों विशेषकर अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में प्रगाढ़ता आई और धीरे धीरे भारत और अमेरिका नज़दीक आने लगे। इसी तरह सातवां परिणाम ये रहा कि सोवियत संघ द्वारा भी अंततः भारत का पक्ष लिया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने नए सहयोगियों की तलाश में सफल रहा। लेकिन भारत और चीन का यह सीमा विवाद अभी भी निरंतर जारी है और समय समय पर यह अपना उग्रतम रूप प्रदर्शित करता आया है और वर्तमान में जो ये घटना क्रम चला है यह चीन की इसी आक्रामक नीति का परिणाम है कि वह समय समय पर ऐसे आक्रमण करके भारत को कमज़ोर और शिथिल राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रदर्शित करे और धीरे धीरे करते हुए ये भारत के भूभागों को हड़प ले। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हल को या सीमा विवाद के हल का समाधान आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ने का भी मंतव्य चीन का यह है कि दिनों दिन चीन इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करता रहे और जब भी ये कोई सीमा विवाद हेतु प्रयास किए जाए चीन अपना पक्ष बड़ी प्रबलता के साथ प्रस्तुत करे और अपने मंतव्यों को पूरा करने में वह सफल हो जाए।
तो ये भारत चीन संबंधों पर हमने भारत चीन संबंध के जो स्वर्ण काल से लेकर युद्ध काल तक का अध्ययन किया और आगे भी भारत चीन पर काफ़ी अध्ययन की गुंजाइश हमारे लिए बनी हुई है।